हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट यूनिट को डिस्कस करने हैं। डिटेक्टर्स इस यूनिट का नाम है और आज हमारा बिल्कुल लास्ट डिटेक्टर चल रहा है। उसके बाद हमारे साइक्लोट्रॉन वगैरह आएंगे, वो आपने पढ़ भी रखे हैं लेकिन अपने फिर भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो अपना जो लास्ट डिटेक्टर है वो है क्लाउड चैम्बर। डिटेक्टर्स वैसे बहुत सारे आते हैं आपके अपने आज वैसे तो डिटेक्टर्स काफी सारे टाइप के होते हैं, जैसे क्लाउड चैम्बर भी आता है, बबल चैम्बर भी आता है, सिंटिलेशन काउंटर भी आगे काफी सारे टाइप्स का होता है, जैसे ऑर्गेनिक सिंटिलेशन काउंटर, इनऑर्गेनिक सिंटिलेशन काउंटर, लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर, सॉलिड सिंटिलेशन काउंटर। ऐसे टाइप से बहुत सारे काउंटर्स अभी और भी आते हैं, लेकिन आपके अब सिलेबस में और बुक में मेरे हिसाब से क्लास चैम्बर है गया, वो है क्लाउड चैम्बर। तो आज अपने क्लाउड चैम्बर को पढ़ते हैं, ठीक है। क्लाउड चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं अभ्रकोष्ठ। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है अभ्रकोष्ठ। तो क्लाउड चैम्बर सबसे पहले तो सीटीआर विल्सन ने दिया था, ठीक है। सीटीआर विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने हमें क्लाउड चैम्बर दिया था, ठीक है। तो इसे सीटीआर विल्सन क्लाउड चैम्बर भी बोल सकते हैं। वैसे सीटीआर विल्सन क्लाउड चैम्बर नहीं आता पेपर में सिर्फ सीटीआर चैम्बर क्लाउड चैम्बर ही आता है। लेकिन अगर सीटीआर विल्सन चैम्बर आए या सीटीआर विल्सन क्लाउड चैम्बर आए तो वो यही होगा, ठीक है। तो क्लाउड चैम्बर का यूज क्यों होगा? अभी तक अपनों ने इतने सारे डिटेक्टर्स किए थे, तो हर एक डिटेक्टर की एक अलग ही खासियत थी। किसी डिटेक्टर की खासियत थी कि वो हाई लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कस कर सकता था, उनमें डिफरेंस बता सकता था। किसी डिटेक्टर की खासियत थी कि वो काउंटिंग बहुत अच्छे से कर सकता था। किसी डिटेक्टर की खासियत थी कि वो न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता था। किसी डिटेक्टर की ये प्रॉब्लम भी थी कि वो हाई या लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल के अंदर डिफरेंस क्रिएट ना करके सिर्फ एनर्जी फाइंड आउट कर सकता था। तो मतलब जब हमें अलग अलग चीजें फाइंड आउट करनी है, उसके बेस पे हम अलग अलग तरीके का डिटेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे काउंटिंग करनी है तो हमें पता है हम कौन सा डिटेक्टर यूज करेंगे, जीएम काउंटर यूज कर लेंगे। हमें अगर हाई और लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स में डिफरेंस क्रिएट करवाना है तो हम प्रोपोर्शनल काउंटर को यूज करेंगे। और जीएम काउंटर में डेड टाइम बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए हमारे पास सिंटिलेशन काउंटर आया था जिसका डेड टाइम इसकी कंपैरिजन में यानी जीएम काउंटर की कंपैरिजन में कम हो। तो हर एक काउंटर के बारे में आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट काउंटर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, हो सकता है कि नहीं दो या तीन काउंटर्स के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है। हो सकता है वो सीधा ये पूछ ले कि इन दो काउंटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ, ठीक है। जैसा भी आए आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब अपने करते हैं सीटीआर विल्सन काउंटर, सीटीआर विल्सन क्लाउड चैम्बर या फिर क्लाउड चैम्बर, ठीक है। सबसे पहली चीज, इतने सारे चैम्बर्स आ गए उसके बाद हमें क्लाउड चैम्बर क्यों आया? क्लाउड चैम्बर का एक ही काम है, विजुअलाइजेशन ऑफ द पाथ ऑफ एनी आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल और रेडिएशन। मतलब चैम्बर के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल या जो भी रेडिएशन एंटर कर रही है, हमें उसका पाथ देखना है कि वो किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, उसकी ट्रेजेक्टरी देखनी है। ट्रेजेक्टरी मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो बेंड होके जा रहा है, या जिस भी तरीके से आ रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, उन पार्टिकल्स का या रेडिएशंस के पाथ को या ट्रेजेक्टरी को विजुअलाइजेशन करना है। मतलब उसे देखना है अपनी आंखों से कि वो किस टाइप का होता है। अब देखो डायरेक्टली भी देखा जा सकता है, इसके लिए भी 3D कैमरास को यूज किया जाता है। 3D कैमरा की हेल्प से हम इसको देखते हैं। तो मैं अभी क्लाउड चैम्बर की स्ट्रक्चर बताती हूँ, कैसे स्ट्रक्चर होती है। बुक में थोड़ी टिपिकल सी बनी हुई है, आप ये स्ट्रक्चर बना लेना जो मैं आपको बना के अभी दिखा रही हूँ। एक मिनट में मैं डायग्राम बना के फिर आपको बताती हूँ क्या बना रही हूँ, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट्स पे क्लाउड चैम्बर काम करता है, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड वेपर पे, ठीक है। वो क्या चीजें होती है मैं बताती हूँ, संतृप्त और अति संतृप्त वाष्प, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको क्या होता है।
सारा का सारा डायग्राम मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं। 1 मिनट का टाइम, सब चीज़ें अपने नोट डाउन भी कर ले ताकि बाद में। और यहाँ पे ये जो होता है ये ग्लास विंडो होती है या ग्लास सरफेस लिख देती हूँ मैं। और यहाँ पे एक 3D कैमरा लगा होता है। कैमरे की स्ट्रक्चर में आप कैमरा जैसा भी शेप का बनाना चाहो वैसे शेप का बना लेना, ठीक है, जिस भी तरीके का आप कैमरा बनाना चाहो। ये होता है 3D कैमरा। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो चैम्बर होते हैं, क्लाउड चैम्बर की स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो बुक में जो आपको दी हुई है वो उसके ऊपर एक रिंग लगा के दिखाया हुआ, तो वो रिंग वाली स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप ये स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। रिंग का काम क्या है, ये रिंग का कोई ऐसा काम नहीं है खास, जो भी मैं आपको बता दूंगी उस रिंग आर का काम क्या है। तो देखो ये क्या होता क्या है, इसके अंदर देखो ये एक चैम्बर होता है, ठीक है, ये वाली जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एक चैम्बर है। उस बॉक्स के बॉटम में हमारे पास एक पिस्टन लगा होता है। पिस्टन का काम क्या होता है, फ्रिक्शनलेस मोशन करना, है ना। और पिस्टन का काम होता है क्या, फ्रिक्शनलेस मोशन करके प्रेशर को कम या ज्यादा करना, है ना। मींस गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन करवाना, गैस नहीं, जो भी वर्किंग सब्सटेंस इस चैम्बर के अंदर हमने भरा हुआ, ठीक है। तो मेरे पास क्या, ये एक चैम्बर है जिसके अंदर मैंने क्या भरी, हवा प्लस वाटर वेपर, यानी कि पानी की भाप, ठीक है। तो ये दो चीजें इसके अंदर भरी हुई है। और ऊपर वाली जो सरफेस है वो ग्लास सरफेस है, कांच की बनी हुई है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्यों, ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस क्यों ली गई है। ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस लेने का एक रीजन है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी कांच की सतह। पारदर्शी कांच की सतह लेने का रीजन ये था कि जो हमारी सरफेस है वो सरफेस इस तरीके से हो कि उससे कैमरे की हेल्प से अगर हमें कोई फोटो खींचनी हो, इस ग्लास सरफेस को आप ग्लास विंडो भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको जो भी लिखना हो। अब ट्रांसपेरेंट का काम ये है कि वो क्या करवाएगा कि कैमरा जो भी पिक्चर को क्लिक करेगा इस पूरे चैम्बर के अंदर, देखो विजुअलाइजेशन ऑफ पाथ करना है, यानी कि जो भी आयन की ट्रेजेक्टरी या पाथ है, ट्रेजेक्टरी या पाथ का मतलब सेम होता है, मतलब जैसा पथ वो चल रहा है, जिस पथ पे वो चल रहा है, जिस टाइप की वो मोशन करके, जैसे कि कोई पार्टिकल ऐसे जिगजैग मोशन करे चैम्बर के अंदर, कोई पार्टिकल साइन वेव की तरह मोशन करे, कोई कोस वेव की तरह मोशन करे, कोई स्ट्रेट लाइन जाए, कोई ट्रायंगुलर वेव्स बनाए, कोई ऐसा जो स्क्वायर वेव्स बनाए, ये सारी की सारी वेव्स देखने के लिए, ठीक है। ये होता है विजुअलाइजेशन ऑफ पाथ, मतलब पार्टिकल या रेडिएशन का पाथ क्या है। तो ग्लास विंडो लगा के कैमरा लगाया गया ताकि कि जो भी उसका पाथ है, उस जो भी पाथ ये पार्टिकल इसके अंदर एंटर करके शो करे, उस पाथ को कैमरे की हेल्प से हम फोटो खींच सके। अब सीधी आंखों से तो अपने पार्टिकल्स के मोशन को देख ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज बहुत कम होता है। इतने कम साइज के पार्टिकल्स को अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते होते, इसीलिए 3D कैमरा लगाया गया, 3 डायमेंशनल कैमरा, मतलब एक हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन पावर का 3D कैमरा कि वो पिक्चर को 3D पिक्चर क्लिक करके दे अपने को, ठीक है। और ये जो सरफेस होती है, यहाँ पे क्या होता है, विंडो रखी जाती है जहाँ से क्या करते हैं, रेडिएशंस या चार्ज पार्टिकल इस एयर प्लस वाटर वेपर वाले चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर ये भरा हुआ, उसके अंदर एंटर करते हैं। यहाँ से क्या होता है, हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट रखा गया है, यानी कि लाइट सोर्स है, इससे लाइट आती है ताकि चैम्बर के अंदर जब पार्टिकल ट्रेवल करेगा, जब उसकी पिक्चर खींचनी होगी, तब लाइट सोर्स से उसके अंदर लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, ताकि लाइट की जो जैसे अपने बोल सकते हैं, लाइट के कारण जो चैम्बर के अंदर अंधेरा ना हो और पिक्चर एकदम क्लियर अपने को दिखे, ठीक है। अब मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ, एक होता है सैचुरेटेड वाटर वेपर और एक होती है अनसैचुरेटेड वाटर वेपर। ध्यान से समझना इसको, सॉरी अन सुपर सैचुरेटेड। मैं सबसे पहले आपको सैचुरेटेड वेपर बता रही हूँ, वाटर की जरूरत नहीं है, सैचुरेटेड वेपर करते हैं कि सैचुरेटेड वेपर को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त वाष्प। संतृप्त वाष्प क्या चीज होती है, देखो संतृप्त वाष्प पता है क्या होता है, एक जैसे कि कोई हम 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री नहीं, जैसे अपने 70 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आए जैसे कि हमने लिया लिक्विड लिया, मान लो
लिक्विड को मैंने क्या किया, वेपर कब बनेंगे, जब उसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे तभी पानी की भाप बनती है, ठंडा करने पे तो उसकी भाप नहीं बनती। तो उसको मैंने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गई, यानी उसको टेम्परेचर दिया। पानी के एक वेसल को के अंदर मैंने क्या किया, जितना मैंने मान लो इतना पानी डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना पानी डाला हुआ है। अब इसको मैंने क्या 70 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, इसको हीट दी। तो अब एक ऐसी कंडीशन आ जाना जब इस वेसल के अंदर 70 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ और सिर्फ पानी की वेपर ही बने, सिर्फ और सिर्फ भाप ही पड़ी हो, मतलब पानी की कोई बूंद ना हो, सिर्फ और सिर्फ भाप की बूंदें हो, ठीक है। मतलब पानी 70 डिग्री सेल्सियस पे पानी का हर एक मॉलिक्यूल क्या हो, सिर्फ और सिर्फ इस इतने वॉल्यूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाप में कन्वर्ट हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्या मतलब हुआ, सैचुरेटेड वाटर वेपर का मतलब ये हुआ कि जिस भी टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे हमारे पास कोई अदर स्टेट एग्जिस्ट ना करती हो, सिर्फ और सिर्फ भाप ही एग्जिस्ट करती हो, सिर्फ और सिर्फ उस चीज की वेपर ही एग्जिस्ट करती हो। मतलब सैचुरेटेड वेपर का मतलब क्या हुआ कि किसी टाइप टी पर अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या एयर प्लस वाटर वेपर भरी जाती है, और वाटर वेपर सैचुरेटेड वाटर वेपर भरी जाती है, संतृप्त वाष्प जल की वाष्प भरी जाती है, तो उसका मतलब क्या, तो उसका मतलब ये है कि जितने भी टेम्परेचर पे मान लो टी टेम्परेचर पे मैंने टी डिग्री सेल्सियस पे इसके अंदर भाप डाली, तो मेरे पास इस चैम्बर के अंदर अब मेरे पास एयर तो है, लेकिन उसके साथ पानी का एक मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। वैसे तो वेपर भी लिक्विड ही होती है, लेकिन उन सबके पास सबकी स्टेट एक जैसी हो, सबके सब भाप की स्टेट में होने चाहिए, सब वाष्प अवस्था में होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको सैचुरेटेड समझ आया होगा। सैचुरेटेड वेपर का मतलब ये हो कि जिस भी टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड वेपर की, वो सारा का सारा इन द फॉर्म ऑफ वेपर होना चाहिए, कोई अदर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब आती है बात सुपर सैचुरेटेड क्या होती है। सुपर सैचुरेटेड क्या होती है वो देखते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, किसी टी डिग्री सेल्सियस पे सारी की सारा पानी, अगर मैं वाटर की सैचुरेटेड वेपर की बात कर रही हूँ, मतलब टी डिग्री सेल्सियस पे पानी की सारा का सारा किस फॉर्म में हो, वेपर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आप पानी गर्म करते हो तो थोड़ा सा पानी गर्म करते हो, उसमें हल्की सी भाप बनी, उसके बाद पानी को हम गर्म, तो नीचे वाली जो उसकी नीचे जो भी हमारा वेसल है उसके अंदर पानी लिक्विड फॉर्म में भी पड़ा है, भाप उड़ती जा रही है, लेकिन इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, पानी की जो मतलब हमारा पानी लिया है, वाटर वेपर लिया है, वो सारी की सारी वेपर की फॉर्म में होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी पार्टिकल लिक्विड की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वैसे वेपर भी लिक्विड होती है, लेकिन मतलब उनके पास हीट एनर्जी ज्यादा हो उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास, ठीक है, टोटल वेपर होनी चाहिए। अब सुपर सैचुरेटेड क्या है, एक ऐसी कंडीशन जब टी डिग्री सेल्सियस, मान लो टी डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया, वाटर वेपर बनाई है। अब मैं अगर टेम्परेचर को किसी तरीके से T2 पे ले जाऊं या T1 पे ले जाऊं, T1 ही ले लेते हैं, 2 क्यों लेना, मैंने T1 पे ले ली, T1 डिग्री सेल्सियस। T1 डिग्री सेल्सियस जो है वो T से हमेशा कम है, तो इस केस में मतलब जब पानी के अंदर जितने टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कि हमने क्या किया, पानी के 100 मॉलिक्यूल लिए, हम गिन नहीं सकते, मैं ऐसे ही बता रही हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने पानी के 100 मॉलिक्यूल लिए और वो सारे के सारे किस फॉर्म में थे, सैचुरेटेड वेपर, मतलब सारे के सारे किस फॉर्म में हो, भाप की फॉर्म में होनी चाहिए 70 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैंने किसी तरीके से टेम्परेचर को क्या कर दिया, भाप के मॉलिक्यूल तो उतने डाले रखे, लेकिन टेम्परेचर को मैंने घटा के 70 से 50 कर दिया। 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारे पास अगर उतने 100 के 100 मॉलिक्यूल भाप की फॉर्म में पड़े हैं, तो इस केस में क्या बोलते हैं, 70 में तो जितने होने चाहिए थे वो उससे कम टेम्परेचर पे भी उतने ही है, तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। मतलब उस टेम्परेचर पे जितने भाप के कण होने चाहिए थे, जितने वाटर वेपर होने चाहिए थे, उससे एक्स्ट्रा वाटर वेपर आए, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन। मेरे हिसाब से आपको ये दोनों टर्म्स समझ आई होंगी, और अगर नहीं आई तो इस एग्जांपल से आप देखो तो आपको समझ आएगा। मतलब क्या है, जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, अगर उस टेम्परेचर पे सिर्फ जितने वाटर वेपर्स होने चाहिए उतने के उतने वाटर वेपर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हमारे पास वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड कंडीशन। और अगर सेम नंबर ऑफ वाटर वेपर्स लेकिन कम टेम्परेचर पे पड़े हो हमारे पास, तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन। मतलब जितने पार्टिकल्स, सुपर का मतलब पहले से ज्यादा, तो मतलब टेम्परेचर क्या हो, कम हो, और नंबर ऑफ वाटर वेपर्स कितनी हो, ज्यादा।
नंबर ऑफ नहीं बोलेंगे, वाटर वेपर क्या उस कंडीशन में ज्यादा हो तो उस केस को क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड। सुपर का मतलब क्या है, ज्यादा, मतलब जितनी सैचुरेशन रीजन में जितनी रिक्वायर्ड थी पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को, वेपर मॉलिक्यूल्स को हटाए बिना कम टेम्परेचर पे भी उतने ही अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स पड़े हो तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ आई होगी कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। सैचुरेटेड सिंपल कि जितने टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ वेपर फॉर्म में हो। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है कि टेम्परेचर को कम कर दें लेकिन वेपर उतनी की उतनी चैम्बर के अंदर रखें तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन। और अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा तो जब आप इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे होते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, मेरे को पता है वॉल्यूम मैंने जितना भी डाला है, जितनी भी एयर और जितनी भी वाटर वेपर डाली है, मैं उस वॉल्यूम को चेंज नहीं करते, ठीक है। वॉल्यूम को क्या करेंगे हम कांस्टेंट रखेंगे। और मुझे पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, रियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन है ना। यहाँ से मुझे पता है अगर V कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T। P का टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का रीजन है। अब देखो अपने क्या करते हैं, जब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं ना अपने को क्या करना, क्या मेन विजुअलाइजेशन ऑफ पाथ। और विजुअलाइजेशन ऑफ पाथ करने के लिए मेन यहाँ पे सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। कैसे वो रिक्वायर्ड होती है वो आपको अभी पता चलेगी इसकी वर्किंग करते टाइम। देखो क्या होता है इस चैम्बर के अंदर, क्या होता है इस पिस्टन को क्या करते हैं अपने नीचे खींचते हैं। मैंने पिस्टन को नीचे खींचा मतलब मैंने क्या कराया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, रुद्रोष्म प्रसार। इसका मतलब क्या, रुद्रोष्म या एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि बाहर से हीट का एक्सचेंज जीरो, मतलब मैं ऐसा एक्सपेंशन मतलब ऐसा प्रसार करवाया, पिस्टन को नीचे खींचा ऑब्वियस एक्सपेंशन ही होगा। अगर मैं पिस्टन को ऊपर की तरफ मोशन करवाती इस चैम्बर के अंदर यहाँ तक आता तो मतलब गैस का कंप्रेशन होता यानी संपीड़न होता। पिस्टन नीचे खींचा मतलब एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हुआ कैसे, एडियाबैटिक, मतलब बाहर से एक्सचेंज ऑफ हीट कैसी है, जीरो है। अगर एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो है, मैंने क्या किया पिस्टन नीचे खींचा, पिस्टन नीचे खींचा मतलब टेम्परेचर किसके, P किसके प्रोपोर्शनल है, T के। पिस्टन को नीचे खींचा मतलब प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम क्या रखी है मैंने, कांस्टेंट, है ना। तो अब देखो इस चैम्बर की वर्किंग कैसे शुरू होती है। इस चैम्बर के अंदर जब सैचुरेटेड वाटर वेपर बनते हैं, सैचुरेटेड वाटर वेपर मतलब जितने टेम्परेचर पे हमने इसको डाला था, सैचुरेटेड की स्पेलिंग गलत होगी, देखो हमने क्या डाली थी, सैचुरेटेड वाटर वेपर डाली, मतलब जितने टेम्परेचर, यानी अगर मैंने T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या T केल्विन की बात की है उस टाइम मेरे पास सारे के सारे मॉलिक्यूल किस फॉर्म में हो, वेपर फॉर्म में हो, मतलब जितनी भाप जितने पानी लिया था वो सारा का सारा किसकी फॉर्म में आ चुका हो, वेपर की फॉर्म में हो। लिक्विड मॉलिक्यूल्स ना पड़े हो, मतलब मॉलिक्यूल्स वो लिक्विड ही होते हैं लेकिन उनके पास एनर्जी जो होती है वो जिनके पास हीट थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, तभी भाप बनती है ना। तो मतलब सैचुरेटेड वाटर वेपर लिया मैंने, पिस्टन को नीचे खींचा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इस गैस हवा और वाटर वेपर का करवाया। तो मुझे पता है पिस्टन को नीचे खींचा, प्रेशर कम, टेम्परेचर भी कम, और वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम बार बार जितना सब्सटेंस डाला उसको बाहर निकाल नहीं रहे, ना ही इसके अंदर कोई वाटर वेपर या फिर एयर ऐड ऑन कर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब वॉल्यूम है कांस्टेंट। अब वेपर हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस पे कैसी थी, सैचुरेटेड थी, मतलब जितने के जितने मॉलिक्यूल्स हमने वाटर मॉलिक्यूल्स लिए थे वो सारे सारे किस फॉर्म में थे, वाटर वेपर की फॉर्म में थे। अब मेरे पास टेम्परेचर क्या हुआ, मान लो कि जब मैंने टेम्परेचर कम किया, पहले टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस था इनिशियली, इसके अंदर लिख रही हूँ, और बाद में जब मैंने कम किया तो वो T2 डिग्री सेल्सियस पे आया। तो और जो T1 है टेम्परेचर कम किया मतलब T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। अब T1 पे हमारे पास वेपर कैसी थी, सैचुरेटेड वेपर थी, T2 पे भी क्या हुआ, सैचुरेटेड होगी, वो तो सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन बन गई। मान लो 70 डिग्री सेल्सियस में मेरे पास 100 मॉलिक्यूल अगर सारे के सारे वेपर की फॉर्म में थे तो टेम्परेचर कम किया 50 डिग्री सेल्सियस पे, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन है क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पे 100 के 100 ही मॉलिक्यूल पड़े, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं किया ना, जितनी वेपर होनी चाहिए थी उससे एक्स्ट्रा वेपर अब इस चैम्बर के अंदर पड़ी है। किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, यानी पहले से कम टेम्परेचर में, मतलब वेपर अब कौन सी स्टेट में आ गई, सुपर सैचुरेटेड की स्टेट में। एक बार फिर से देखते हैं,
फिर से देखते हैं क्या किया, एयर प्लस सैचुरेटेड वाटर वेपर डाला, मतलब जितनी वेपर डालनी चाहिए थी T1 डिग्री सेल्सियस पे उतने सारे के सारे पार्टिकल्स वेपर की फॉर्म में है। अब सारे के सारे वेपर की फॉर्म में है तो हमने क्या किया, पिस्टन को नीचे खींचा यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाया। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन को करवाया जाता है तब क्या होता है, गैस का एक्सपेंशन हुआ, मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट उस केस में हमारी कैसी रही, जीरो रही। जब एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो है तो फिर प्रेशर को किया कम, वॉल्यूम को रखा अनचेंज यानी कांस्टेंट, तो प्रेशर कम, टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम मतलब पहले अगर मान लो T1 डिग्री सेल्सियस था तो बाद में T2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, मतलब पहले T1 पे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसको हमने बाहर नहीं निकाला, मतलब T2 पे भी उतने ही पड़े, मतलब T2 में एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, T2 टेम्परेचर होने पे वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स आ गए एक्स्ट्रा, सुपर का मतलब ज्यादा, तो इसीलिए गैस किस स्टेट में आ गई, सॉरी वाटर वेपर किस स्टेट में है, सुपर सैचुरेटेड वाटर वेपर की कंडीशन में आ गया। अब जब ये सुपर सैचुरेटेड वाटर वेपर की कंडीशन में आते हैं ना, मतलब वापस से एक स्टेबल कंडीशन में आने के लिए वाटर वेपर क्या करती है, कंडेंसेशन शुरू करती है। कंडेंसेशन क्या आती है, कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। संघनन से मेरे को लगता है अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ आ गया होगा क्या होता है। संघनन का मतलब होता है कि गैस मतलब जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कोई वेसल होता है उसके अंदर आपने पानी गर्म कर लिया, ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके अंदर गर्म किया तो इसके अंदर क्या शुरू हुई, भाप बननी शुरू हुई। आपने उसके ऊपर मान लो प्लेट रख दी, ठीक है, टेम्परेचर को क्या कर दिया मैंने, पहले देखो सारी की सारी कंडेंसेशन का मतलब मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है। आपने क्या किया, पानी को गर्म कर रहे थे और इसके अंदर भाप बननी शुरू हो गई, आपने टेम्परेचर देना आप क्या कर दिया, बंद कर दिया, जब इसके अंदर भाप देनी शुरू हो गई और ऊपर क्या डाल दिया, प्लेट रख दी। अब प्लेट के ऊपर क्या, लिक्विड की वही वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो इकट्ठे हो गए, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो सारे के सारे लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट होने शुरू हो गए जब वो ठंडा होने लग गया। यहाँ पे भी वही कहना, T1 से T2 पे गए मतलब टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को कम करना मतलब ठंडा करना शुरू किया। अब आपको एक बेसिक एग्जांपल से या जो प्रैक्टिकल आप घर पे भी परफॉर्म करते हो उससे आपको पता है कि अब क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, मतलब जो लिक्विड वाटर वेपर थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगी, संघनित होनी शुरू होगी, मतलब वो कैसे कन्वर्ट होती, जैसे छोटी छोटी भाप की बूंदें। अब इसका कंडेंसेशन कैसे होगा, ये भाप की बूंदें क्या आपस में जुड़ने लग जाए तो वही एक बड़ी लिक्विड की ड्रॉप बना लेंगे, तभी कंडेंसेशन होता है। अब यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही होता है। इस सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन में क्या होता है, जब सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन आती है तो वेपर क्या होती है, कंडेंसेशन करना शुरू कर देती है, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही इसके अंदर कंडेंसेशन शुरू होता है, कंडेंसेशन मतलब संघनन शुरू होता है, संघनन शुरू होते ही क्या होता है, एक तरीके से क्लाउड जैसी चीज, क्लाउड जैसी जो भी हम आपको बताते हैं, इस चैम्बर का नाम क्लाउड चैम्बर क्या है वो बताऊंगी। तो जैसे ही कंडेंसेशन शुरू होता है मतलब टेम्परेचर किया कम, सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन है तो मुझे पता है कंडेंसेशन शुरू होगा। जैसा इस बेसिक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, तो ये आपको अब समझ आया होगा कि कंडेंसेशन क्यों हुआ। तो रेडिएशन को, ये चार्ज पार्टिकल जिसके पाथ को क्या करना है, विजुअलाइज करना है। ये किसका मेन काम है, क्लाउड चैम्बर का। क्लाउड चैम्बर का काम क्या है, जैसा पाथ या ट्रेजेक्टरी वो पार्टिकल या रेडिएशन ट्रेवल कर रही है या वो पार्टिकल या रेडिएशन ले रही है, उस पाथ या ट्रेजेक्टरी को देखना, उसकी फोटो क्लिक करना, ये हमारा क्लाउड चैम्बर का काम है। जैसे कंडेंसेशन शुरू हुआ, यहाँ से रेडिएशन को एंटर करते हैं और रेडिएशन जैसे ही इसके अंदर एंटर करती है तो रेडिएशन का काम तो फिक्स है, ये हाई एनर्जेटिक या लो एनर्जेटिक जैसे भी हो, ये क्या शुरू करते हैं, आयोनाइजेशन शुरू करते हैं। मतलब रेडिएशन जैसे ही इसने आयंस बनाने शुरू कर दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इस रेडिएशन के आसपास ही प्लस माइनस बनेगा, ऐसा तो नहीं रेडिएशन यहाँ से आ रही है यहाँ पे कोई प्लस माइनस एकदम से बना दिया, ऐसा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स बने तो यहाँ पे क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन, कंडेंसेशन शुरू हो चुके हैं। कंडेंसेशन शुरू होता है तो जब ये कंडेंसेशन होता है ना तो वाटर वेपर या वेपर की खासियत होती है कि वो आयंस की चारों तरफ संघनित होना शुरू कर देती है। और जो सुपर सैचुरेटेड वेपर है वो यहाँ पे क्या होती है, आयंस के चारों तरफ कंडेंसेशन शो करना शुरू कर देती है, संघनित होना शुरू कर जाती है, यानी कि एक ऐसी केस बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे इसके चारों ओर क्लाउड से बन गए, बादल बनने लग गए, इसीलिए इस चैम्बर का नाम क्लाउड चैम्बर दिया है। और जैसे ही यहाँ से रेडिएशन एंटर कराते हैं, आयंस बनते हैं, कंडेंसेशन शुरू होता है, यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट डालना शुरू कर देते हैं ताकि चैम्बर के अंदर जो अंधेरा था वो रोशनी में बदल जाए।
जैसे यहाँ पे रोशनी होती है, इस 3D कैमरे का काम क्या है, ये पिक्चर को क्या कर देता है, क्लिक कर देता है। और जैसे ये पिक्चर को क्लिक करता है, इस फोटो को देख के अपने इसके पाथ को विजुअलाइज कर सकते हैं कि पार्टिकल का पाथ या रेडिएशन का पाथ कैसा है। मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा क्या हुआ। जैसे यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हुआ, रेडिएशन को एंटर करा। रेडिएशन का काम तो फिक्स है, वो हर एक चैम्बर में एक ही काम कर रही है, आयोनाइजेशन शो कर रही है। चाहे वो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हो, चाहे लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हो, काम उनका सेम एयर या वाटर वेपर के मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, टकराएंगी। जैसे ही वो टकराएंगी तो वो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड, एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा। और जैसे फ्री होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और रिमेनिंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे आयंस बनेंगे, उसके ऊपर ये वेपर की खासियत होती है कि वो उन आयंस के ऊपर कंडेंसेशन करना शुरू कर देते हैं। या आपने केमिस्ट्री में भी ऐसी चीजें पढ़ी होगी, यानी कि उसके ऊपर संघनित होना शुरू कर देते हैं और एक क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जैसे ये काम होता है, यहाँ से जो सोर्स है, लाइट सोर्स, वहां से लाइट इसके अंदर डाली जाती है, यानी इसके चैम्बर के अंदर रोशनी हो जाए ताकि पिक्चर क्लियर मिले अपने को। फिर 3D कैमरा की हेल्प से पिक्चर क्लिक करके अपने जो भी हमारा रेडिएशन या पार्टिकल है उसके पाथ को विजुअलाइज कर लिया जाता है उसके इस काम को। तो ये क्लियर हो। अब देखो, अब इसके पाथ को अपने कैसे देख सकते हैं, जैसे कि बुक में आपके दिखाया हुआ अल्फा पार्टिकल्स के लिए दिखाया हुआ है थोड़ा सा डार्क और बैंड। वो क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ। मतलब पार्टिकल्स का पाथ भी डिफरेंट तरीके से होता है। फिर किसी पार्टिकल के लिए पाथ आता है ऐसा, फिर किसी पार्टिकल के लिए पाथ दिखाया हुआ है ऐसा। ये क्या चीज है आपको मैं ये बताती हूँ। ये तो होता है अल्फा कण के लिए, ये शायद बीटा पार्टिकल्स के लिए दिखाया हुआ है। मतलब पाथ का विजुअलाइजेशन या अलग अलग अगर पार्टिकल्स, अलग अलग टाइप के पार्टिकल एक साथ डाले जाए, जैसे अल्फा कण, बीटा कण, या कोई और रेडिएशन या और पार्टिकल हो, या कोई मतलब फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को भी एंटर करवाएं, तो उन सभी को एक साथ अगर एंटर करवाएं तो उनको भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल कौन सा है। तो देखो, अगर हमने अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट किया, यहाँ पे काम वो नहीं है कि पार्टिकल डालना कौन सा है, काम ये है कि पार्टिकल ट्रैवल कैसे पाथ पे कर रहे हैं, वही काम है ना हमारा। जैसे अल्फा पार्टिकल डाला तो अल्फा पार्टिकल मुझे पता है उनका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी भारी कण है वो, ठीक है। भारी कण यानी कि उनकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। भारी है मतलब वो ज्यादा वॉल्यूम लेंगे, ज्यादा वॉल्यूम लेंगे तो मतलब उनकी डेंसिटी उस हिसाब से आएगी, ठीक है। मास ज्यादा, सॉरी स्पेस ज्यादा लेंगे। अब देखो उनकी डेंसिटी है ज्यादा, अब डेंसिटी ज्यादा और अल्फा कण कैसी है, भारी। किनकी कंपैरिजन में, बीटा पार्टिकल्स की कंपैरिजन में। तो बीटा पार्टिकल की मैं वेलोसिटी जो भारी होता है आपके लिए, मतलब देखा जाए जो भारी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी भी थोड़ी कम होगी, क्योंकि उसके मास के कारण उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी। और अगर उसकी वेलोसिटी कम मतलब उसकी डेंसिटी भी कम। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये बीटा पार्टिकल है थोड़े से हल्के हैं तो उनकी वेलोसिटी इनकी कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा और डेंसिटी भी इसकी कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा। और अगर ये पार्टिकल हो बिल्कुल बहुत हल्के और फास्ट मूविंग तो उनका पाथ ऐसे होता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर कोई भारी पार्टिकल है मतलब उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा मतलब एक कोई एग्जांपल लेते हैं, एक आपके हाथ में, या आप ऐसे सोच लो कि एक कोई, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके चारों ओर, जैसे कि एक आपके पास ये पेन, एक आपके पास दो बॉक्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स थोड़ा बड़ा है और एक बॉक्स इतना सा। अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर आपको रैपर चढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे, देखो इसके ऊपर आपको रैपर चढ़ाना है। एक चीज यहाँ पे ना थोड़ी सी गलत होगी, देखो मास कम तो डेंसिटी कम कैसे होगी, भारी मतलब मास क्या है, ज्यादा है, मास क्या है, ज्यादा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू m अपॉन v। अगर मास ज्यादा तो डेंसिटी भी तो ज्यादा होगा ना, जिसका मास ज्यादा वो वॉल्यूम भी तो ज्यादा लेगा। तो मतलब भारी कण डेंसिटी ज्यादा, हल्के कण डेंसिटी कम है। यहाँ पे क्या, बहुत ज्यादा हल्के और बहुत ही ज्यादा तेज मूव करने वाले पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग पार्टिकल यानी हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। अब वापस उसी बॉक्स वाले एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। आपके पास दो बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है, ठीक है।
इस बड़े बॉक्स पे आपको रैपर चढ़ाना और इसके ऊपर आपको रैपर इसको रैप करना है, जैसे आप गिफ्ट पैक करते हो, ठीक है। तो आपको पता है बड़े बॉक्स को रैप करने के लिए थोड़ा सा रैपर ज्यादा लगेगा और इसके लिए कम लगेगा। सेम केस यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा कण भारी है, भारी कणों को यानी कि अगर भारी कण है उसके ऊपर कंडेंसेशन होगा, पार्टिकल का कंडेंसेशन होता है यहाँ पे, तभी तो उसका पार्ट ट्रेस होता है। तो भारी को कंडेंसेशन करने के लिए ज्यादा पार्टिकल लगेंगे, इसीलिए उसका जो पाथ होता है वो ऐसे थोड़ा चौड़ा बनता है। और जो हल्के कण होते हैं और उसको घेरने के लिए कम लोग चाहिए, एक मोटा आदमी एक पतला है, मोटे आदमी को घेरने के लिए ज्यादा लोग चाहिए और पतले को घेरने के लिए कम लोग चाहिए। तो मतलब अब इनका ये क्या हल्की है, मतलब इनका मास कम है, मास कम मतलब इसको घेरने के लिए कंडेंसेशन होने के लिए कम मतलब वाटर वेपर की जरूरत होगी। यहाँ पे क्या ये फास्ट मूविंग होते हैं, इसका डिस्क्रीट पाथ मिलता है, क्योंकि इनकी मोशन ही बहुत ज्यादा तेज हो रही है, इतनी तेज हो रहे होते हैं, इतनी तेज चलते हैं इसके अंदर कि पार्टिकल्स का आयनाइजेशन होता है लेकिन थोड़ी थोड़ी गैप पे होता है, क्योंकि इनकी मोशन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके हाई लो मतलब बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के अंदर एक साथ चैम्बर के अंदर डाल के डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। अब देखो इसकी एक कमी होती है, कमी क्या है, कमी ये है कि यहाँ पे जब इसके अंदर सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन आ गई, कंडेंसेशन शुरू हो गया, तो कंडेंसेशन शुरू हो गया, आपने पाथ को ट्रैवल कर लिया। अब एक बार पार्टिकल्स का पाथ ट्रैवल करने के बाद आपको ये सारी की सारी गैसेस या वाटर वेपर को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वाटर वेपर अब सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन में आ गई है। और इस क्लाउड चैम्बर को काम करवाने के लिए हमें सिर्फ सैचुरेटेड वाटर वेपर की जरूरत होती है, इसीलिए सारे के सारे जितना भी हमारे पास इसके अंदर मटेरियल डाला होता है उस सारे के सारे को इसमें से रिमूव करना पड़ता है, ताकि अलग जो और रेडिएशंस को पाथ अगर देखना है तो एक बार पाथ देखने के बाद क्या होता है, हमें वापस से पाथ अगर किसी का देखना है तो हमें सारा का सारा इसके अंदर जो भी हमने मटेरियल डाला उसको आपको रिमूव करना पड़ता है। यानी कि ये कैसे होते हैं, क्लाउड चैम्बर कंटिन्यूस नहीं होते, सतत नहीं है ना। सतत क्यों नहीं है, क्योंकि एक बार काम लेने के बाद उसको वापस से काम लेना है तो सारा का सारा जो मैटर हमने डाला उसको रिमूव करना पड़ता है। इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था एक रिंग आपकी बुक में दिखाई हुई है, यहाँ पर इस कैमरा को एक रिंग पे लगाया जाता है और उस रिंग बुक में देखोगे ना डायग्राम तो आपको दिखेगा, उस रिंग आर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब बैटरी से कनेक्शंस दिए होते हैं और इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करवाया जाता है, जिससे जो आयंस बने पॉजिटिव नेगेटिव आयन और कंडेंसेशन हुआ वो आयंस क्या करते हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मोशन शुरू कर देते हैं। वैसा ही टिपिकल काम होता है, लेकिन उससे बचने के लिए कंटिन्यूस बनाने के लिए एक और भी सिस्टम यूज लिया जाता है। वो सिस्टम किस तरीके से होता है कि इसके अंदर ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि इसके अंदर एक ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट लगा दिया जाता है कि ये जो चैम्बर था ना उसके बॉटम में क्या किया जाता है कि ड्राई CO2 भर दी जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया जाता है इसकी हॉट सरफेस रख ली जाती है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ताप प्रवणता भी बोली जाती है कि एक जगह पे टेम्परेचर हाई एक जगह पे लो। यहाँ पे ड्राई CO2 भरी जाती है, यानी कि CO2 आइस CO2 कर सकते हो उसको, CO2 शुष्क बर्फ बोलते हैं ना ड्राई CO2 को, तो वो यहाँ पे ड्राई आइस भरी जाती है, ठीक है। यानी कि आइस का टेम्परेचर इसकी कंपैरिजन में तो कम होगा और बाकी सारा चीज सेम ही होता है। यहाँ पे लाइट सोर्स, यहाँ पे रेडिएशन, यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे एयर वाटर वेपर। तो जैसे इसके अंदर ये चीजें भरने का रीजन ये होता है कि इसको कंटिन्यूस क्लाउड चैम्बर बनाया जा सके, मतलब इसके अंदर से जो वो काम है कि बार बार इसकी सारी की सारी गैसेस को रिमूवल करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए ये चीज की जाती है। ताकि क्या होगा, और इसके अंदर 2 अल्कोहल के वेसल्स भी रखे जाते हैं एल्कलिक्विड में, ठीक है, अल्कोहल के वेसल्स भी रखे जाते हैं और बाकी यहाँ पे एयर प्लस वाटर वेपर भरी जाती है। और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाने का काम पता है क्या होता है, अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर कम, यहाँ पे टेम्परेचर कम लेकिन वाटर वेपर तो हमने एक फिक्स अमाउंट में भरी थी, तो मतलब कहीं पे चैम्बर के अंदर अपने आप ही सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन बनी पड़ी होती है और कहीं पे चैम्बर पे अपने आप ही सैचुरेटेड की कंडीशन या सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन अपने आप ही जनरेट हुई होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर एक फिक्स अमाउंट पे उतनी टेम्परेचर पे गैस वाटर वेपर डालनी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है थोड़ी सी ज्यादा कहीं पे और थोड़ी सी थोड़ी कम हो जाती है। तो जैसे इसके अंदर रेडिएशन एंटर कराई जाती है तो पाथ विजुअलाइज हो जाता है। यहाँ पे मतलब ऑलरेडी सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन हम पहले ही बना चुके होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस क्लाउड चैम्बर भी बोला जा सकता है। तो क्लाउड चैम्बर का एक मेन काम है वो है
विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ एनी रेडिएशन और पार्टिकल। कंटिन्यूस कैसे बना, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करके। कैसे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे थे, पिस्टन नीचे खींच के टेम्परेचर को कम नहीं कर रहे थे, टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस ही क्रिएट कर रहे थे। तो वो काम यहाँ पे क्या होता है, इस चैम्बर के अंदर पहले से ही कर दिया जाता है, ताकि कहीं पे गैस सैचुरेटेड की स्टेट में और कहीं पे वाटर वेपर नॉन सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड के केस में तो अपने आप ही कंडेंसेशन या जो भी प्रोसीजर होना था उसके अंदर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैम्बर काम करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। क्लाउड चैम्बर कंप्लीट हो गया यहाँ पे।